हम भारत भाग्य विधाता, लोकतंत्र के हम मतदाता, अपने मत का मान बढ़ाएं, चलो वोट डालने हम सब जन जाएं। नमस्कार, मैं सोनिका ढटवाल। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनावी प्रक्रिया चल रही है। हमारे देश में करीब 97 करोड़ मतदाता हैं जो लोकतंत्र के इस पर्व में अपने मत का प्रयोग करेंगे। मत और मतदाता, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनीष गर्ग जी। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, मतदान लोकतंत्र की आधारशिला है। राजनीति के पर्व की अगर हम बात करें तो ये कितना बड़ा पर्व है? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो लोकतंत्र का जो एक मूल सिद्धांत है वो है कि निर्वाचन, रेगुलर इलेक्शंस हमारे यहाँ होते हैं और ये बहुत बड़ा पर्व है पूरे देश के लिए। एक इकलौता पर्व है जिसमें पूरा देश इन्वॉल्व रहता है और इसका स्केल इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमारे यहाँ इस बार लगभग 97 करोड़ वोटर्स हैं जो कि कई कॉन्टिनेंट्स की जनसंख्या से भी अधिक है और बहुत विस्तृत इसका स्केल है। ऑलमोस्ट 1 करोड़ से अधिक जो है तो पर्सनल या चुनाव अधिकारी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। मोर देन 10 लाख के आसपास पोलिंग स्टेशंस पूरे कंट्री में बनाए जाएंगे। तो बहुत बड़ी ये लॉजिस्टिक्स एक्सरसाइज है जो कि इलेक्शन कमीशन के गाइडेंस में पूरा हर स्टेट में की जा रही है। जी सर, जैसे आपने गाइडेंस की बात की, मैं उसी विषय पे थोड़ा सा आऊँगी। जैसे मत और मतदान की हम बात करें, ये कितना निष्पक्ष और पारदर्शी रहेगा? जी, इस निर्वाचन के निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए निर्वाचन आयोग ने अनेक कदम उठाते हैं। जी सबसे पहले तो हमारे पास एक मैकेनिज़्म है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। जी एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ये एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ने रिकॉग्नाइज़ किया है। दे हैव एक्सेप्टेड टू अबाइड बाय दिस कोड ऑफ कंडक्ट और इसके कुछ प्रावधान, काफ़ी प्रावधान जो हैं वो लीगली एनफोर्सेबल भी हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक हमारे पास गाइडिंग प्रिंसिपल है जिसके ज़रिए हम निष्पक्षता और पारदर्शिता इंश्योर करते हैं। जी इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट टीम्स हम लोग डिप्लॉय करते हैं, राज्य स्तर पे भी, ज़िला स्तर पे भी और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे भी हमारे पास डिफरेंट टीम्स होती हैं। जैसे फ्लाइंग स्क्वाड्स होते हैं, वीडियो सर्वेलेंस टीम्स होती हैं, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स होती हैं। सो ये सब टीम्स जो हैं समय समय पर मॉनिटरिंग करती है। इसके अलावा एक कंप्लेंट्स मॉनिटरिंग सिस्टम भी है जो कि सी विजिल के ऊपर कोई भी सिटीज़न जो है वो अपना ऐप के ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं दर्ज, और उसका जो टाइमलाइन सेट किया गया है वो विदिन 100 मिनट्स के अंदर अंदर उसका निवारण किया जाएगा। जी, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ कहें तो चुनाव जो है वो संभव होगा इस बार। जी सर, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हिल स्टेशन हैं और बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, और साथ ही साथ मैं बात करूँ कि सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन जो है वो भी हिमाचल में है। तो आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी चुनौतियाँ जो हैं अभी हमारे सामने हैं? हाँ, चुनौतीपूर्ण तो रहता ही है जो पूरा प्रोसेस है ये। जो हमारा सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन है विश्व का टाशीगंग, वो हमारे यहाँ काजा में स्थित है और वहाँ तक पहुँचने के लिए ऑफ कोर्स फॉर्चुनेटली रोड कनेक्टिविटी वगैरह है लेकिन फिर भी वहाँ पे जो स्पीति में अगर हम कहें या काजा कहें तो हमारे को जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं वो हेलीकॉप्टर से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करनी होती हैं। तो केलोंग से हम काजा के लिए EVMs को और बाकी पोलिंग मटेरियल को हेलीकॉप्टर से ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक पोलिंग स्टेशन है बड़ा बंगाल, जो कि अगर पैदल जाएं तो 3 दिन लगते हैं वहाँ पे पहुँचने में। तो वहाँ पे भी हम चॉपर से पोलिंग पार्टीज़ वगैरह भेजते हैं। और एक और यूनिकनेस है हिमाचल की, यहाँ पे एक पोलिंग स्टेशन जो है वो एक आइलैंड में भी है। तो बोट से भी वहाँ पे पोलिंग पार्टी को भेजा जाता है। तो इस टाइप के अलग अलग हमारे यहाँ वो हैं सिचुएशंस हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग तैयारियाँ करते हैं। जी सर, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं? हिमाचल प्रदेश में हमारे 7,990 पोलिंग स्टेशंस हैं अभी तक, और इसमें एक प्रोविज़न है कि ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशंस भी बनाए जा सकते हैं। अगर आवश्यकता हुई तो ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशंस भी बनाए जाते हैं।
जहाँ पे कोई यूनिक परिस्थिति हो, जैसे बड़ा बंगाल का है जी। या फिर नंबर ऑफ़ वोटर्स अगर 1500 से ज़्यादा हो जाएं किसी पोलिंग स्टेशन में तो भी ऑक्सिलरी बना सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास 7990 हैं। जी सर, अगर पूरे देश की बात करें तो 18 से 19 वर्ष तक के जो यंग वोटर्स हैं जो हमारे पास हैं, 29 वर्ष के जो वोटर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम उन्हें फ़र्स्ट वोटर के नाम से बोलें तो फ़र्स्ट वोटर्स के लिए क्या तैयारी है, कैसे उनका पंजीकरण किया गया है, कैसे उनको वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है? क्योंकि बच्चा जो होता है वो बहुत एक्साइटेड होता है, वोट डालने के लिए पहली बार जा रहा है और एक जो है समझदार नागरिक बनने जा रहा है, क्योंकि एक वोट डालना बहुत ही समझदारी वाला काम है, सोच समझ के करने वाला कार्य है। तो उनके लिए क्या स्पेशल प्लानिंग्स की गई हैं? सबसे पहले तो हमारा लक्ष्य यही रहता है कि जो 18 to 19 ईयर्स के बच्चे हैं जी। उनका सबका रजिस्ट्रेशन हो वोटर लिस्ट में। तो हमारा पूरा जो ध्यान अभी केंद्रित है वो इसी पे है जी। क्योंकि अभी हमारे जो कंटिन्यूस अपडेशन में वोट्स अभी ऐड हो सकते हैं, हमारे पास टाइम है। उसके लिए जो कोई भी है जो 4 मई तक आवेदन कर सकते हैं फॉर्म 6 के ऊपर। तो हमारा पर्पज़ यही रहता है कि हम यंगस्टर्स को रीच आउट करें जी। और उसको रीच आउट करने के लिए हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ एक MOU भी साइन किया था पीछे जी। और हमारे सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में हमने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स बनाए हैं जी। तो उनकी रेगुलर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं जिसमें कि बच्चों को अवेयर कराया जाता है और उनको इनकरेज किया जाता है कि वो वोटर बने। और हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी संख्या में यंग वोटर्स ऐड भी हो रहे हैं जी। उसके अलावा हम लोग ELCs में जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स में उनके डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स वगैरह कराते रहते हैं और उनके कैंपस एम्बेसडर्स बनाए जाते हैं। और जो बच्चे अगर स्कूल कॉलेजेस में नहीं हैं तो उनके लिए ग्रामीण स्तर पर या बूथ लेवल पर चुनाव पाठशाला का भी आयोजन किया जाता है। जी। हम इंस्टीट्यूशन से भी ये सर्टिफिकेट सॉर्ट ऑफ भी ले रहे हैं कि उनके सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो रजिस्टर हो गए हैं अथवा नहीं हो गए हैं। तो इस टाइप से हम लोग कंटिन्यूसली प्रयास कर रहे हैं। सर, जैसे आपने कहा कि आपने स्कूल लेवल्स तक के लिए, ग्रामीण स्तर के सब लेवल्स के बारे में आपने हमें बताया कि किस तरह से उनका पंजीकरण कर रहे हैं, तो क्या बच्चे को अपना स्टेटस चेक करना है कि मैं रजिस्टर हो गया हूँ या नहीं हो गया हूँ? क्या कोई टोल फ्री नंबर्स या ऐप के माध्यम से वो अपने आप को चेक कर सकता है? यस, डेफिनेटली। जो एक ऐप है वोटर हेल्पलाइन ऐप जी। VHA, सो उसमें बड़ा अच्छा वो एप्लीकेशन बनाया है कमीशन ने जी। जिसमें कि आप अपना नेम से भी सर्च कर सकते हैं, अपने नाम से सर्च कर सकते हैं या आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे सर्च कर सकते हैं। जी। तो आवश्यक है इस स्तर पे इस समय कि सभी लोग, ना केवल यंग वोटर्स बल्कि सभी लोग अपना एक बार वेरीफाई कर लें कि वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज है और अपना पोलिंग स्टेशन का भी चेक कर लें जिससे कि उनको बाद में कोई असुविधा ना हो। और अगर वो उनका नाम नहीं है किसी कारणवश तो उसको ऐड भी करा लें। जी सर, जैसे जो दस्तावेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, कौन से मतदान करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए तो आप जो है वो मतदान कर सकते हैं? देखिए, मतदान करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि इलेक्टोरल लिस्ट में नाम होना चाहिए। जी। सो कई बार लोग सोचते हैं कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट तो है, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड है, लेकिन वोटर लिस्ट में अगर उनका नाम नहीं है तो फिर वो वोट नहीं कर पाएंगे। जी। तो सबसे पहले तो वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। उसके बाद जो अगर आपका नाम है वहाँ पे तो फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड्स आप दे सकते हैं। उसमें जो एपिक है जो कि इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किया जाता है उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, या फिर ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स की एक 12 ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है जिनको भी प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जॉब कार्ड, जो भी, या बैंक की पासबुक जिसमें भी फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड रहे, उन दस्तावेज़ों को प्रस्तुत किया जा सकता है। सर, जैसे अगर कोई जो अपने शहर से दूसरे शहर में रहता है तो वो कैसे मतदान कर सकता है? कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार जॉब के सिलसिले से कहीं बाहर होते हैं या किसी और कारणवश जो है वो बाहर हैं, तो वो कैसे मतदान कर सकता है? देखिए, अभी तो हमारे यहाँ यही सिस्टम है कि अपने जो जहाँ के आप रजिस्टर्ड वोटर हैं वहीं पे ही आपको मतदान करना है। तो आपको अपने पोलिंग बूथ पे आना पड़ेगा मतदान करने के लिए,
और वैसे जो कानून जो ये कहता है कि जहाँ के आप रेजिडेंट हैं, चाहे आप बाहर जॉब भी कर रहे हैं, तो जहाँ पे आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे सोते हैं, वहीं पे ही आपका वोट होना चाहिए जी। लेकिन जनरली देखा गया है कि कुछ लोग जो है वो अपना बाहर जैसे जॉब भी कर रहे हैं, तो लेकिन वोट अपना गांव में भी रखते हैं जी। सो उसके लिए उनको वापस आना पड़ेगा। और जो स्पेशली जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स के साथ ऐसा एक अरेंजमेंट किया जाता है कि जब हमारे यहाँ मतदान होगा तो उनके यहाँ भी जो हिमाचली वोटर्स हैं उनको छुट्टी दी जाएगी, पेड हॉलीडेज़। उसी तरह से जैसे नेबरिंग स्टेट्स में भी जब जिस दिन चुनाव की तारीखें आएंगी, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड, JNK में, तो हम भी उनके जो वोटर्स हैं उनको पेड हॉलीडे का प्रावधान करेंगे। सर, ये तो आपने जो वर्कर्स हैं उनके पेड के बारे में बात की। जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, जो सरकारी ट्रांसपोर्ट से भी हैं, जो उससे काम करते हैं, तो वो अपना वोट कैसे डाल सकते हैं? हाँ, इसमें एक प्रोविज़न किया गया है एसेंशियल सर्विसेज के लिए। तो जो HRTC के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कंडक्टर्स और ड्राइवर्स हैं, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस बसेस के ऊपर जिनकी ड्यूटीज़ रहती हैं, तो उनको पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी दी गई है। तो वो एसेंशियल सर्विसेज में कवर होते हैं और उनको पोस्टल बैलेट की सर्विसेज दी गई हैं, तो उसके थ्रू वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। सर, ये एक जो वोटर आई कार्ड जो होता है, एक EPIC नंबर, वो क्या है और वो कितना महत्वपूर्ण है? EPIC बेसिकली स्टैंड्स फॉर इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। जी। सो ये आवश्यक रहता है मतदान करने के लिए। जी। सो अगर आपके पास एपिक है तो आप अपना एपिक नंबर से अपने को सर्च कर सकते हैं। जी। आपका अपना एपिक नंबर अगर आप VHA ऐप में डालें या जो पोर्टल है ECI का, उसमें अगर फीड करेंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल आ जाएगी अपनी। तो वो एक सुविधाजनक है, प्लस उसके ज़रिए आप वोट तो कर ही सकते हैं। जी, वो पहले आपको अपना नंबर पता चल जाएगा, तो आप जब पोल स्टेशन पे जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से जो है। सर, हम जैसे अब पोलिंग बूथ की हम बात कर रहे हैं, अगर पोलिंग बूथ में चेक एंड बैलेंस कैसे किया जाता है? अगर कोई कंप्लेंट आती है कि यहाँ पे कुछ दिया जा रहा है या कुछ अलग तरह की गतिविधियाँ की जा रही हैं, तो उस समय आप लोग चेक एंड बैलेंस कैसे करते हैं? देखिए, पोलिंग स्टेशंस या पोलिंग बूथ्स पे भी जो एक तो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट रहता ही है, और जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं उसमें CAPF का डिप्लॉयमेंट भी रहता है। जी। इसके अलावा हमारे जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं, प्रत्येक सेक्टर ऑफिसर को 8 से 10 पोलिंग स्टेशन का एरिया दिया जाता है, जिससे कि कोई भी अगर कंप्लेंट आए तो तुरंत वो विदिन 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर वो वहाँ पे पहुँच सकें। जी। और उनके पास ऑफ कोर्स सिक्योरिटी वो भी रहेगा, साथ में पर्सनल भी रहेंगे। तो जैसे ही कोई शिकायत मिलती है वो तुरंत मौके पर जाके उसके ऊपर एक्शन लेंगे। जो पोलिंग स्टेशन पे जो काम करें, जिनकी ड्यूटीज़ लगी हैं, उनका जो वो वोट डालेंगे वो किस तरह माध्यम से डलेगा इस बार? हाँ, इस बार क्योंकि ये पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कई डिस्ट्रिक्ट्स कवर होते हैं ईच कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो इसलिए अधिकतर जो पोलिंग पर्सनल हैं वो अपने पोलिंग स्टेशन पे ही वोट कास्ट कर पाएंगे। इसके लिए उनको एक स्पेशल इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे कि वो जहाँ पे उनकी ड्यूटी है वहाँ पे वोट कास्ट कर सकें, और जहाँ के वो वोटर हैं वहाँ पे वो एंट्री मार्क हो जाएगा उनके नेम के अगेंस्ट कि उन्होंने अपना वोट कहीं और कास्ट किया है, जिससे कि उनकी जगह कोई दूसरा ना कर सके या कोई इम्पर्सनेशन ना हो सके। या तो इसलिए अधिकतर तो EDC के थ्रू देंगे इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, और जो ऐसे हैं जिनकी ड्यूटी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर लगेगी तो उनको पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी मिलेगी। जी सर, सबसे महत्वपूर्ण है अवेयरनेस। वो अवेयरनेस होना, अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम दूरदर्शन के माध्यम से भी हम जो है अपने मतदाताओं को अवेयर कर रहे हैं कि अपनी वोट की ताकत को पहचानें और जो है अपने वोट दें, ताकि हम जो है अपने बड़ा जो हमारा पर्व की बात कर रहे हैं, 5 साल बाद जो इलेक्शन आ रहा है, तो हम उस वोट के माध्यम से जो है देश को अच्छा बना सकें। तो सर, अवेयरनेस की जो मैंने आपसे बात की, तो कैसे आप अवेयर कर रहे हैं? क्या अवेयरनेस कैंप चलाए जा रहे हैं? किस माध्यम से जो है वो आप अवेयर कर रहे हैं जनता को?
अवेयरनेस का देखिए अलग अलग स्तरों पे ये हो रहा है जी। पहला तो है निर्वाचन आयोग के स्तर पर ही जी। तो इलेक्शन कमीशन के स्तर पे ही बहुत बड़ा अवेयरनेस कैंपेन इस बार लॉन्च किया गया है जी। थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू प्रिंट मीडिया और थ्रू आइकन्स, तो काफ़ी बड़ा उन्होंने भी इस बार किया है। उसके अलावा राज्य स्तर पे हम लोग करते हैं, जैसे डिफरेंट मीडिया के थ्रू हम लोग प्रचार करते हैं, जैसे आज ये इंटरेक्शन है जी। सो इससे भी लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है इस टाइप के इंटरेक्शन से। और तीसरा है कि जो हमारे ज़िला स्तर पे या पोलिंग स्टेशन लेवल पे, तो हमारा ज़्यादा फोकस रहता है कि हम पोलिंग स्टेशन लेवल तक जाएं और लोगों को जागरूक करें। और इसमें हमारी ये कोशिश रहती है कि एक फोकस्ड और टारगेटेड अप्रोच रखें और जिन एरियाज़ में हमें ट्रेडिशनली कम वोटिंग हुई है या पिछले इलेक्शंस में कम वोटिंग हुई है, उन पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि वहाँ पे जाके लोगों को जागरूक किया जाए कि क्यों वहाँ पे कम वोटिंग होती है और उन एरियाज़ में अगर हमारी वोटिंग इम्प्रूव होगा तो ओवरऑल परसेंटेज वैसे ही इम्प्रूव होगा। सर, ये तो हमने अवेयरनेस की बात की, तो महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का जो है वोट प्रतिशत बहुत मायने रखता है और महिलाओं को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है, वैसे ही अवेयरनेस कैंप या कोई स्पेशल अवेयरनेस कैंप उनके लिए लगाए जा रहे हैं? जी, महिलाओं के लिए भी स्पेशल अवेयरनेस कैंप्स भी किए गए हैं। मैं खुद का कुछ कैंप्स में भी गया हूँ शिलाई वगैरह एरिया में। तो महिलाओं के लिए स्पेशल कैंप्स भी किए जाते हैं और उनके जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिला मंडल्स, इनको भी इन्वॉल्व करते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं इसमें, इनके कैंप्स में। और जैसे स्टूडेंट्स में है तो हमने कहा है कि जो कैंपस एम्बेसडर्स है उसमें एक गर्ल भी हो, एक बॉय हो, 2 कैंपस एम्बेसडर्स हों इंस्टेड ऑफ 1। तो फोकस यही रहता है कि जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े। और हमने 8 ऐसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आइडेंटिफाई की हैं इस बार जहाँ पे महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से काफ़ी कम था। जैसे हमारा, ऑल्दो वी आर फॉर्चुनेट, हमारा स्टेट एवरेज में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा रहता है लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कम है। तो उन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हम लोग ज़्यादा फोकस करें महिलाओं पे और वहाँ पे हम आइकन्स भी, स्पेशली वहाँ के लोकल जो विमेन हैं, जो प्रोमिनेंट विमेन हैं, उनको आइकन्स भी डेजिग्नेट करेंगे। पोलिंग स्टेशन लेवल पे भी, बूथ लेवल पे भी यूथ आइकन्स हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं। तो इस तरह से वी आर ट्राइंग टू रीच आउट। सर, मतदान में एक अधिकार है, राइट टू रिजेक्ट ऑप्शन है, क्या ये नोटा के उसमें आता है? जी, एक ऑप्शन तो है डेफिनेटली, नोटा इज़ नन ऑफ द अबव कि अगर मतदाता को कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है तो फिर भी वो अपनी चॉइस जाहिर करें और चॉइस उनकी जाहिर यही हो कि इनमें से कोई भी कैंडिडेट सूटेबल नहीं है तो वो कर सकते हैं। सर, बात करते हैं, जैसे कि हमने पोलिंग स्टेशन की अवेयरनेस की भी बात कर दी और हमने बात की कि कैसे अवेयर कर रहे हैं हम। जो हमारा यंग वोटर है, वो कई बार ऐसा होता है कि कहीं बहकावे में ना आ जाए, या अगर हम कहें कि गांव की अगर हम बात करें, कई बार बहुत तरह की चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। तो उसके लिए आप चेक एंड बैलेंस कैसे करते हैं कि कहीं वोटर्स को जो है गलत तरीके से वोट ना दिलवाया जा रहा हो, तो उसके लिए आपका विभाग जो है वो कैसे स्तर रहता है इस चीज़ के लिए? देखिए, पहला तो हमारा यही रहता है कि अवेयरनेस करें हम कि जो भी वोट दे वो बिना किसी इंड्यूसमेंट के, बिना किसी प्रलोभन के और बिना किसी डर के वोट दें। और इन्फॉर्म्ड और एथिकल वोटिंग पे हमारा जोर रहता है। सभी हमारे जो कैंपेन्स या कैंप्स वगैरह होते हैं उसमें वही रहता है फोकस। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन सामने आती है तो ऐसे ही हमारे ध्यान में आता है, उसके ऊपर तुरंत एक्शन करके और जो भी कानूनन कार्रवाई है उसके ऊपर की जाती है। हमारी जो टीम्स हैं, जो मैं शुरू में बता रहा था, जैसे फ्लाइंग स्क्वाड्स वगैरह हैं, तो वो क्विक रिस्पांस टीम्स हैं, इमीडिएटली वो स्पॉट पे जाके और उस वायलेशन को रोकती हैं। जी सर, एक अभी मैं भी रिसेंटली 1-2 दिन में सुन रही हूँ कि घर बैठे मतदान, वो कैसे संभव है? हाँ, ये एक प्रोविज़न कुछ समय से ही हुआ है अभी, जिसमें कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी आयु 85 ईयर्स से ऊपर है, या जो दिव्यांग वोटर्स हैं जिनकी 40% से अधिक बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो उनको ये फैसिलिटी दी गई है कि अगर वो ऑप्शन दें
तो उनके लिए वॉलंटरी है। अगर वो ऑप्शन देते हैं कि उनको होम वोटिंग करना है, घर से ही वोट करना है, तो वो एक फॉर्म 12D में भर के उसको फॉर्म को दे सकते हैं, AR अपने BLO के पास जमा कर सकते हैं जी। और वो उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा 12 मई से पहले पहले। इस इलेक्शन के परिदृश्य में देखें तो 12 मई से पहले पहले वो उसके लिए अप्लाई कर दें होम वोटिंग के लिए। सो फिर उनको सूचित किया जाएगा कि वो होम वोटिंग के लिए किस दिन उनके यहाँ पोलिंग पार्टी जाएगी और उनका वोट उनके घर पे ही उसको कैप्चर किया जाएगा, घर पे ही लिया जाएगा वोट। जी सर, जैसे जो युवा जो है 17 साल का है वो 18 साल का होता है, तो वो कैसे, क्या अभी भी समय है कि वो अपने आप को जो है वो पंजीकृत करवा सकता है, और कैसे वो जो है अपने आप को पंजीकृत कराने का उसके पास कोई ऑप्शन बचा है अभी? अगर जैसे अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, सब 6 मई की बात कर रहे हैं कि लास्ट टाइम है, तो अभी करवाया जा सकता है? जी बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल सही समय है। जो 1 अप्रैल 2024 को भी जो अगर 18 ईयर्स का अचीव कर लेता है तो वो अपना नाम उस वोटर लिस्ट में ऐड कर सकते हैं जी। और करंट इलेक्शन में भी वो वोट दे पाएंगे। जी सर, ये लेकिन नोटा उनको 4 मई से पहले पहले उनको एप्लीकेशन अपनी 4 मई से 4 मई से पहले पहले देनी पड़ेगी। सर, जो वोटर है, जो अगर वो पहचान पत्र अपना भूल जाता है और उसका लिस्ट में नाम होते हुए भी अगर के उसके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, तो क्या वो वोट नहीं दे सकता उस ऐसे सूरत में? जी वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि उसको अपनी आइडेंटिटी तो प्रूव करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो ज़रूर होना चाहिए। मैं अपने मतदाताओं को ये कहना चाहूँगी कि जब आप पोलिंग स्टेशन पे जाएं तो अपने साथ अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो ज़रूर लेके जाएं। सर, नोटा आज के समय में अगर बात करें तो कई युवा और कई, उस हमने पिछले बार का देखा है, कई पोलिंग स्टेशन पे बहुत ज़्यादा जो है वो नोटा का इस्तेमाल हुआ है। ये कहाँ तक कितना सही लगता है कि हमें अधिकार मिला है, हमें चुनने का अधिकार मिला है, तो ये कहाँ तक कितना सही है? देखिए, पहले एक चर्चा चलती थी जी कि कोई भी अगर कैंडिडेट सही नहीं लगता है वोटर को तो फिर वो क्यों जाए वोटिंग करने के लिए। सो इसलिए एक कानूनन एक प्रावधान किया गया कि अगर कोई भी कैंडिडेट सही नहीं लगता है किसी वोटर को, फिर भी वो अपनी राय तो दे सकता है। तो अपनी राय वो जो है वो दे। ऐसा नहीं कि वो अपना सोचे कि कोई भी कैंडिडेट सही नहीं है तो एक वो एक्सक्यूज़ नहीं है कि वोटिंग ना करने के लिए। तो अपनी राय तो सबकी मैटर करती है, तो उसी को कैप्चर करने के लिए ये नोटा का प्रावधान किया गया है। सर, हम अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ 1000 फीट से लेकर 10,000 फीट तक के एरियाज़ हैं जहाँ पे पोलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। विभाग द्वारा किस तरह से जो डिप्यूट किए जा रहे हैं, जिनको ड्यूटीज़ पे भी लगाया जा रहा है, उनके लिए क्या तैयारियाँ की जा रही हैं? जो पोलिंग पर्सनल ड्यूटीज़ पे लगते हैं, ऑफ कोर्स अधिकतर तो ज़िले के अंदर के ही लोग होते हैं। जी। उसमें कंडीशन यही रहती है कि वो अपने होम AC में नहीं लग सकते ड्यूटी में, या जहाँ पे उनका घर है वहाँ नहीं लग सकते, या जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ नहीं लग सकते। जी। उसके अतिरिक्त जो ड्यूटीज़ लगती हैं वो एक रैंडमाइज्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू लगती है, तो जिससे कि निष्पक्षता बनी रहे, तो उसके अकॉर्डिंगली वो कहीं भी ड्यूटी पे जा सकते हैं। कहीं पे भी ड्यूटी पे जा सकते हैं, कहीं पे भी जो है आपने ये बताया कि जो ड्यूटीज़ लगनी उनको भी आप लोगों ने जो है वो राइट दिए हैं कि किस तरह से वो वोट डाल सकते हैं। सर, एक वोटिंग राइट एक ऐसा अधिकार है जो हमारे देश को, जो लोकतंत्र को जो है वो मजबूत बनाता है। मैं चाहती हूँ मेरे दर्शकों को आप संदेश दें कि जो वोट डालने जा रहे हैं, जो यंग वोटर्स हैं, उनको किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए वोट डालते समय, और जो है वोट उनका अधिकार है। थोड़ा सा मैं ये अपने दर्शकों को जो है आप चाहती हूँ कि आप संदेश दें। देखिए, जो मतदान है या जो चुनाव है वो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है, वो नींव है लोकतंत्र की, और जितनी संख्या में आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे चुनावों में, उतना ही लोकतंत्र जो है वो सुदृढ़ होगा, स्ट्रांग होगा हमारा। और इसलिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपना वोट ज़रूर कास्ट करे, और वोट देते समय या वोट देने से पहले आप कैंडिडेट के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। इलेक्शन कमीशन ने KYC ऐप बनाया है, नो योर कैंडिडेट। उसमें कैंडिडेट की संपूर्ण डिटेल्स जो हैं वो उसमें उपलब्ध होती हैं, उनके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, उनके एसेट्स एंड लायबिलिटीज़,
उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, तो एवरीथिंग, हर चीज़ उसमें अवेलेबल है जी। तो कैंडिडेट के बारे में पूरी जानकारी रखिए और इन्फॉर्म्ड वोटिंग करिए, एथिकल वोटिंग करिए, बिना किसी डर से, बिना किसी प्रलोभन में आए और अपने हिसाब से जो है आपको बेस्ट जो कैंडिडेट लगता है उसी के लिए वोट करिए। सर, भारत में कौन कौन जो है वो मतदान कर सकता है और कौन से ऐसे ज़रूरी दस्तावेज जो है, मैं बार बार पूछ रही हूँ कि कौन से ऐसे दस्तावेज हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते? जी, जो भी व्यक्ति अगर 1 अप्रैल 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहा है जी। वो मतदान कर सकता है और भारत का नागरिक होना चाहिए ऑफ कोर्स, और कोर्ट से डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए ऑफ अनसाउंड माइंड या इंसॉल्वेंसी, वो डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए जी। और इस तरह के जो हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, उसके अलावा कोई भी है वो वोट कर सकता है प्रोवाइडेड एज। मेनली जब वोटर के लिए रजिस्टर करते हैं तो दो ही चीज़ें मेनली देखी जाती हैं, एक तो एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ जी। और एड्रेस प्रूफ से और एज प्रूफ से भी मोस्ट ऑफ द केसेस ये पता चल जाता है कि वो व्यक्ति जो है भारत का नागरिक है और एलिजिबल है वोटिंग के लिए। जी सर, कई बार ऐसा होता है कि जो एक वोटर होता है वो अलग अलग वोटर आईडी कार्ड बना लेता है कि एक तरफ अपने गांव की तरफ का भी वोटर आईडी कार्ड बना और शहर की तरफ, तो उस टाइम में आप किस तरह से वो चेक करते हैं कि क्या इनका 2 वोटर आईडी कार्ड तो नहीं बने, कहीं डबल वोटिंग तो नहीं हो रही है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उस समय ये इस चीज़ को कैसे ध्यान में रखा जाता है? देखिए, ये एकदम एक जो है ये आपराधिक गतिविधि है, अपराध है ये कानूनन, जिसमें कि सज़ा का प्रावधान भी है कि 2 जगह कोई भी व्यक्ति वोट नहीं बना सकता है। जी। तो हम लोगों ने जब कुछ समय पहले एक एक्सरसाइज की थी जिसमें कि डुप्लीकेट वोटर्स को हमने जो आइडेंटिफाई किया था जी। और फिर जो डुप्लीकेट पाए गए नाम के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से, एड्रेस के हिसाब से, फ़ोटो के हिसाब से, तो सॉफ्टवेयर जो है वो डुप्लीकेट वोटर्स को आइडेंटिफाई करता है और फिर उन डुप्लीकेट वोटर्स की वेरिफिकेशन करके उनको डिलीट किया गया था। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग चेक करें कि हमारा वोट सिर्फ एक ही जगह हो, दूसरी जगह वोट ना बनाएं। अगर हमें रेजिडेंस हमारा शिफ्ट हुआ है एम्प्लॉयमेंट की वजह से या मैरिज की वजह से, तो उसमें हम फॉर्म 6 ना भरें, ये मेरी राय रहेगी। उसमें फॉर्म 8 ही भरें तो आपका कभी डुप्लीकेट नहीं बनेगा। फॉर्म 8 भरेंगे, अपनी पिछले वोट की ज़रूर डिटेल डालिए उसमें, तो ऑटोमेटिकली आपका नई जगह पे वोट बन जाएगा, पुरानी जगह से कट जाएगा। तो इसलिए अगर कोई भी शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस है तो उसमें फॉर्म 8 ही भरिए और अगर आप फर्स्ट टाइम वोटर कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है तो ही फॉर्म 6 भरिए। जी सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 5 साल बाद चुनाव प्रक्रिया हो रही है। एक समझदार नागरिक बनिए, उठिए, अपना वोट दीजिए। किसी के बहकावे में आकर या किसी के लालच में आकर कृपया वोट ना दें। अपने वोट को सही जगह पर वोट दीजिए। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।